हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी में जीवाणु चैप्टर से ही कर रहे हैं। अगला टॉपिक है जीवाणु में पोषण कि जो जीवाणु हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो जीवाणु कैसे पोषण प्राप्त करते हैं तो उसका पूरा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। अब पोषण के आधार पर जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा गया है ये भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो देखिए, जीवाणुओं में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पोषण कैसे प्राप्त करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले पोषण के आधार पर यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर या भोजन बनाने या प्राप्त करने के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है ये हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वपोषी जीवाणु यानी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और दूसरा है परपोषी जीवाणु यानी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉपिक जीवाणु, परपोषी जीवाणु। तो अब पोषण के आधार पर 2 भागों में जीवाणु बट गया है, यानी बैक्टीरिया पोषण के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। तो अब हम देखते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया या स्वपोषी जीवाणु कौन से होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आप स्वपोषी परपोषी बहुत पहले से भी पढ़ करके आए हो। स्वपोषी से मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है या जो स्वयं अपना भोजन निर्मित कर लेता है, और परपोषी से तात्पर्य होता है जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाता है। तो स्वपोषी जो बैक्टीरिया होते हैं ये सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब ये स्वपोषी बैक्टीरिया जो है यानी स्वपोषी बैक्टीरिया समझ में आया कि जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया या स्वपोषी जीवाणु कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका परपोषी जीवाणु। तो सबसे पहले आप स्वपोषी जीवाणु की जो चेन है, श्रृंखला है, इसको अध्ययन करते हैं। इसके बाद फिर परपोषी जीवाणु को पढ़ेंगे। तो स्वपोषी जीवाणु आपको बताया, तो जो स्वपोषी जीवाणु है ये अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेता है सरल अकार्बनिक पदार्थों से। अब स्वपोषी जीवाणु को 2 टाइप्स में बांटा गया है, यानी स्वपोषी जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब इसमें से सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु को समझते हैं। प्रकाश से तात्पर्य है सूर्य का प्रकाश और संश्लेषी का मतलब है जो अपने अंदर संश्लेषित कर लेता है, अर्थात प्रकाश को संश्लेषित करके भोजन का निर्माण करता है। तो देखिए क्या होता है, समझाते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु हरे पादपों के समान, यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं, परंतु ये इनमें हरे पादपों के समान क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी आपको पता है कि जो हरे पादप होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु जो प्रकाश संश्लेषी करने वाले जीवाणु हैं उनमें
क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इसके स्थान पर एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये पाया जाता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में। यानी इसमें क्लोरोफिल सामान्यतः क्लोरोफिल जैसा हरे पादपों में पाया जाता है वैसे इसमें नहीं पाया जाता है। उसके स्थान पर इसमें विशेष क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्थिरीकरण करता है और स्थिरीकरण करता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु जल के समान कह सकते हो। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु हैं वो जल के समान यहाँ पर जो है या जल के स्थान पर H2S का प्रयोग करते हैं। यानी जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें होती है, ये जो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं, CO2 प्लस H2S, यानी यहाँ पर जल होना चाहिए था क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में हम पढ़ कर के आए हैं CO2 प्लस H2O ऐसे बना रहे थे समीकरण, परंतु यहाँ पर ये जल के स्थान पर H2S ये आपका कैसा पदार्थ है, ये आपका अकार्बनिक पदार्थ है और CO2 प्लस H2S से क्रिया करता है और ऊपर क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा। यहाँ पर ये प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और नीचे क्या करते हैं, यही आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसका ये इस्तेमाल करके ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल नीचे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके एरो के आगे बनाते हैं शर्करा, एरो के आगे बनाते हैं शर्करा और सल्फर प्लस जल। इस प्रकार ये समीकरण बना लेते हैं, सल्फर प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु हैं इनमें सामान्यतः क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर एक विशेष क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है जो जल के स्थान पर यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है और जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस का प्रयोग करके प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करता है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति में शर्करा, सल्फर और जल का निर्माण करता है। ये इस प्रकार जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कौन? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो ये थे इस प्रकार प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो समझ में आया कि इसमें एक विशेष क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है जो CO2 का स्थिरीकरण करता है और जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करके अपने भोजन का निर्माण करता है। अब इसके बाद आते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु समझते हैं। रसायन से समझ में आ रहा है कि रसायन का प्रयोग करते होंगे और संश्लेषी संश्लेषण। तो ये जो जीवाणु हैं ये सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी रसायन संश्लेषी जीवाणु ये सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए यानी अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा की प्राप्ति ना करके, यानी ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं करते हैं बल्कि रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या करते हैं, मुक्त हुई ऊर्जा ATP का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो ये आपकी ATP है इसका ये इस्तेमाल करते हैं। यानी रसायन संश्लेषी जो जीवाणु हैं ये सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और
सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को ना प्रयोग करके ये रासायनिक या कह सकते हो यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा की प्राप्ति ना करके रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा या रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। यानी अपने ये भोजन बनाने में रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जीवाणु रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। अब रसायन संश्लेषी जीवाणुओं को भी 4 भागों में बांटा गया है और ये 4 भाग आपके नीचे दिए गए हैं। इन 4 भागों को एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। 4 भागों में है नाइट्री कारक जीवाणु, जो क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। आयन जीवाणु आयनों में अपघटित होता है। हाइड्रोजन जीवाणु हाइड्रोजन को अलग करता है। सल्फर जीवाणु सल्फर का प्रयोग होकर के सल्फर को अलग करता है। तो ये इतना खास नहीं था, इसलिए इनके नाम याद रखना है और हमें समझना है रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो एक बार फिर से रसायन संश्लेषी जीवाणु, यह जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाता है और ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को ना प्रयोग करके रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा एटीपी का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह जीवाणु रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार थे स्वपोषी जीवाणु यानी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के भाग, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। और रसायन संश्लेषी जीवाणु को 4 भागों में बांटा गया। इनके बस नाम याद रखना है, नाइट्रिक कारक जीवाणु, आयन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, चौथा सल्फर जीवाणु। तो ये आपका स्वपोषी बैक्टीरिया समाप्त होता है। अब हम आते हैं आपके परपोषी बैक्टीरिया यानी परपोषी जीवाणु, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। जैसा कि एक शब्द आया है परपोषी, आप परपोषी को पहले से समझ रहे हो। पर माने होता पराया और पोषी माने पराय भोजन पर या पराय पर आश्रित होना या दूसरे पर आश्रित होना। तो पहले परपोषी समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो ये जीवाणु बना बनाया खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, अर्थात ये अपना खाद्य पदार्थ स्वयं निर्मित नहीं करते हैं या स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी आप समझिए। तो ये जीवाणु यानी परपोषी जीवाणु बना बनाया खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं तथा अपना यानी भोजन स्वयं निर्माण करने में असमर्थ होते हैं या अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं। परपोषी जीवाणु या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब परपोषी जीवाणुओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी और तीसरा है सहजीवी। अब तीनों की जो ये तीनों जो भाग हैं परपोषी जीवाणु के, इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका परजीवी। तो सबसे पहले हम परजीवी को समझते हैं। तो ये जो परजीवी जीवाणु हैं ये अन्य जीवित यानी परजीवी जीवाणु अन्य जीवित जीवधारियों जैसे पादप या जंतुओं के शरीर पर अथवा शरीर के अंदर या शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी परपोषी जो जीवाणु हैं ये जीवाणु अन्य जीवित जीवधारियों के शरीर के ऊपर
यानी अन्य जीवधारियों जैसे पादप व जंतुओं के शरीर के ऊपर या शरीर में या शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। उदाहरण विब्रियो, दूसरा है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से आपका टाइफाइड फीवर हो जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी है यह टाइफाइड बुखार का कारक है, यानी जीवाणु है। इस साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा आपका टाइफाइड बुखार होता है। ये विब्रियो है, विब्रियो की कई श्रेणियां, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से कॉलरा हो जाता है। और भी इसके साथ परजीवी जीवाणु हैं, जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपका क्षय रोग, जिसे आप टीबी कहते हो जाता है। तो ये कुछ जीवाणु यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप और भी सर्च करके लिख सकते हो। विब्रियो, दूसरा है साल्मोनेला टाइफी, ये आपके परजीवी जीवाणु हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, मृत से मतलब होता है मरे हुए, यानी आप सामान्यतः समझ सकते हो कि ऐसे जीवाणु जो मरे हुए या मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जीवाणु, आप विज्ञान की भाषा में ये जीवाणु अपना या ये जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी सड़े गले पत्ते, सड़े गले जीव, या कह सकते हो अनेक प्रकार के जो है मृत वस्तुएं या मृत जीवों से ही अपना भोजन बनाते हैं, मृतोपजीवी जो आपके जीवाणु होते हैं। तो विज्ञान की भाषा में सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे या पढ़ेंगे कि ये ऐसे जीवाणु या मृतोपजीवी जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और कवकों के साथ ये प्रकृति में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। यानी कवक प्लस जीवाणु मिलकर प्रकृति में किसकी भूमिका निभाते हैं? अपघटक की भूमिका निभाते हैं। यानी इस अपघटक की भूमिका निभाते हैं, डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक वे होते हैं जो हमारे वातावरण में अनेक प्रकार के अपशिष्ट या मृत जीवों व सड़े गले पत्तों, लकड़ियों इत्यादि को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए इनको पृथ्वी पर इनको स्वीपर बोला जाता है, यानी सफाई कर्मी बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर मरे हुए जीवों को भक्षण करके साफ कर देते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी या वातावरण साफ हो जाता है। इसलिए मृतोपजीवी जीवाणु जो हैं ये वातावरण में कवक यानी कवकों के साथ जीवाणु यानी कवकों के साथ ये जीवाणु अपघटक की भूमिका निभाते हैं। यानी प्रकृति में कवकों के साथ ये जीवाणु अपघटक की भूमिका निभाते हैं। ये आपके मृतोपजीवी जीवाणु थे, यानी मरे हुए सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर ये सफाई कर्ता या सफाई कर्मी कहलाते हैं। इसके बाद अब परपोषी जीवाणु का तीसरा जीवाणु है सहजीवी जीवाणु, यानी सहजीवी जीवाणु। तो सहजीवी, सह माने होता है साथ रहने वाला, यानी साथ रह कर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो जीवाणु साथ साथ रहते हैं ये दोनों को ही लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं साथ में रह कर के। तो कुछ आप देखिए क्या होते हैं सहजीवी जीवाणु, कि कुछ जीवाणु अन्य जीवधारियों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कुछ जीवाणु अन्य जीवधारियों के साथ रहकर या अन्य जीवधारियों के साथ पारस्परिक रूप से
लाभकारी संबंध बनाते हैं या लाभकारी संबंध बनाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी सहजीवी जो जीवाणु हैं दूसरे जीवाणु के साथ रहेंगे, पारस्परिक संबंध बनाएंगे, जिससे क्या होगा, दोनों को लाभ होगा। यानी दोनों अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं या दोनों अन्य भी तरीके से कि एक पोषण प्राप्त करता है और एक दूसरे तरीके से लाभान्वित हो रहा है। तो इस संबंध को यानी कुछ जीवाणु अन्य जीवधारियों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस संबंध को सहजीविता, इस संबंध को सहजीविता कहा जाता है। और जो संबंध बनाकर रहते हैं उन्हें सहजीवी जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु अपने सहयोगी से, यानी यह जीवाणु अपने सहयोगी से कार्बनिक भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन यानी ये जीवाणु अपने सहयोगी के साथ जिसके रहते हैं उससे कार्बनिक भोजन प्राप्त करते हैं और लेकिन बदले में उन्हें अनेक प्रकार के उपयोगी अकार्बनिक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं, सहयोगी को कार्बनिक भोजन देते हैं और उसके बदले अनेक प्रकार के जो है उपयोगी अकार्बनिक पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। अपने सहयोगी से भोजन लेते हैं और अपने सहयोगी को उपयोगी अकार्बनिक पदार्थ देते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम बहुत अच्छा उदाहरण है इसका सहजीविता का। और आप देखिए कैसे सबसे अच्छा उदाहरण है, समझ लीजिए। जो आपके लेगुमिनस पौधे हैं, लेगुमिनस पौधे यानी फलीदार पौधे, या कह सकते हो आपकी दाल वाले पौधे, यानी जो लेगुमिनोसी कुल के पौधे हैं जिनमें फलियां आती हैं। तो लेगुमिनोसी पौधे या लेगुमिनस पौधे फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जो राइजोबियम जीवाणु है, ये क्या करता है, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके, यानी इसमें मुक्त वातावरण की जो मुक्त नाइट्रोजन है, ये राइजोबियम जो जीवाणु है ये नाइट्रोजन का क्या करता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है, यानी राइजोबियम जीवाणु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। इसलिए राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और जिससे पौधों को कार्बनिक भोजन प्राप्त कर उनको महत्वपूर्ण से, यानी ये क्या करता है, पौधों से कार्बनिक भोजन प्राप्त कर लेता है और उनको महत्वपूर्ण नाइट्रोजन यौगिक उपलब्ध कराता है। इसलिए राइजोबियम सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ आज आपका जीवाणुओं में पोषण या पोषण के आधार पर जीवाणु के प्रकार भी कह सकते हो, या जीवाणु में पोषण किस प्रकार होता है और उस पोषण के आधार पर जीवाणु को अलग अलग बांटा गया है। यह आपका पूरा फ्लो चार्ट था, आप इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए।